अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास बायोलॉजी का, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे बॉडी की वो खासियत जो कि हमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स से बचाती है। अब ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि डिज़ीज़ करवा रहे हों, उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स। अब इम्यून सिस्टम की ज़रूरत पड़ी क्यों? इस वजह से पड़ी क्योंकि देखो, अगर हम हाइजीन रखते भी हैं, तो ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, इनके पास कोई ना कोई ट्रिक होती है, उनके पास कोई ना कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जो कि उनको हमारे बॉडी में एंटर करने में हेल्प कर देता है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में आ गया, तो हमारे पास भी एक फ़ौज बैठी होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। वो क्या करता है? उसको किल करने की कोशिश करता है। अब डिफरेंट डिफेंस सिस्टम होता है, डिफरेंट लाइन्स होती हैं उस डिफेंस सिस्टम की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम एक सेल्स और प्रोटीन्स का एक कलेक्टिव सिस्टम है जो कि आपस में मिल-जुल के काम करता है और हमारे बॉडी को उन पैथोजेनिक, उन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचाता है। ना सिर्फ़ इनका ये क इस सिस्टम का ये काम है, लेकिन ये जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको भी मारता है। उसके अलावा जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो अक्सर केसेज़ में रिजेक्ट हो जाता है और वो रिजेक्ट भी जो होता है, वो इस इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। और जो हमारे बॉडी में एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो भी इस इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं। अगर आगे मुझे मौका मिला तो मैं ये चीज़ें आपको समझाऊँगा कैसे होता है। अब इम्यूनोलॉजी किसे बोला जाता है? इम्यूनोलॉजी का मकसद होता है जब हम इस इम्यून सिस्टम के फंक्शन और इसके डिसऑर्डर्स की बात करें, इनकी स्टडी करें, तो उसको हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में 2 किस्म का इम्यून सिस्टम होता है। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट अभी हम पढ़ते हैं, एडाप्टिव फिर पढ़ेंगे। अब इन्नेट इम्यून सिस्टम के नाम से ये चीज़ पता चलता है कि जो इन्नेट है, इन्नेट का मकसद है कि ये नेचुरली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। ये कोई एडाप्टेड सिस्टम नहीं है, ये किसी चीज़ के आने के बाद एडाप्ट नहीं हुआ, ये नेचुरली हमारे बॉडी में मौजूद होता है। और ये जो होता है नॉन स्पेसिफ़िक होता है। नॉन स्पेसिफ़िक का मकसद है कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म आए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई भी फंजाई, इन सब के खिलाफ़ ये लड़ेगा। ऐसे नहीं कि जस्ट बैक्टीरिया के खिलाफ़ लड़ेगा, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफ़िक। और इसको प्रायर एक्सपोज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि अगर पहली मर्तबा एक बैक्टीरिया आ जाए, उसके बाद ये लड़ेगा, नहीं। ये पहली मर्तबा ही जैसे आएगा ना, उसमें ही लड़ेगा। ऐसे नहीं है कि पहली मर्तबा ये ना लड़े और दूसरी मर्तबा में फिर ये जो है ना लड़ना शुरू कर दे, जैसे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में होता है। अब जो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है, वो 3 में से 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस बनाता है। एक होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे फौजी बॉर्डर्स पे बैठे होते हैं ना, वो हैं। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है, वो 2 किस्म के बैरियर्स का बना होता है। एक फिज़िकल बैरियर्स का बना होता है, दूसरा बायोकेमिकल बैरियर्स का बना होता है। अब फिज़िकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि फ़िज़िकली किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देते। जैसे हमारे पास स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया, ये तीनों चीज़ें फ़िज़िकल बैरियर बनाते हैं और बायोकेमिकल बैरियर्स भी मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अब अगर हम बात करें फ़िज़िकल बैरियर्स में, सबसे पहला जो कि है स्किन, तो स्किन को कंसीडर किया जाता है कि वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। और स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जो बीच वाला लेयर होता है उसको डर्मिस कहा जाता है, और सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। क्योंकि वो डर्मिस के नीचे होता है, तभी इसको हाइपो बोल रहे हैं। हाइपो मीन्स नीचे, हाइपोडर्मिस। अब स्किन का ना सिर्फ इम्यून सिस्टम में, मतलब इम्यूनिटी के एज अ रोल फंक्शन है, मतलब ना सिर्फ उसका बैरियर की तरह फंक्शन है, लेकिन उसके और भी फंक्शन है, जिसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर का रेगुलेशन, विटामिन डी की फार्मेशन, और उसके अलावा टच, प्रेशर और टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन।
अब अगर हम बात करें कि एपिडर्मिस कैसे रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम में, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, इसमें क्या होता है, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, वो टाइटली पैक्ड इसके आउटर मोस्ट लेयर में, वो और उसके ऊपर होती है एक केराटिन प्रोटीन। ये एक ऐसा बैरियर प्रोड्यूस करती हैं कि इसमें से कोई चीज़ अंदर क्रॉस ना कर सके, और इसको कोई अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता। इसको ब्लड सप्लाई जो होता है वो डर्मिस के ज़रिए मिल रहा होता है, इसको अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता। और उसके अलावा क्या होता है, ये जो डर्मिस में ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशस ग्लैंड, इनमें से जो सीक्रेशन निकलती है वो भी एपिडर्मिस के ऊपर आके एक लेयर बना देती है, और ये जो सीक्रेशंस होती हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती हैं जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये हो गया एपिडर्मिस का रोल। उसके अलावा एपिडर्मिस में एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंगरहान सेल्स, जो कि इस एपिडर्मिस में पड़े होते हैं। वो असल में मैक्रोफेजेस के टाइप से हैं, जिनका रोल होता है कि अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया तो उसको फेगोसाइड करके, उसको खा के, उसको इंगल्फ करके ख़त्म करना। ये हो गया मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए हमें एपिडर्मिस बचा रही होती है। अब अगर हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस हमें कैसे बचाती है, उसमें दो किस्म की ग्लैंड है। वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्वेट और सेबेशस ग्लैंड जो हैं वो अपनी सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो सीक्रेशन इनडायरेक्टली जाके एपिडर्मिस के ऊपर जब लेयर बनाती है तो वो लेयर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस का इतना रोल नहीं होता। उसका रोल एज अ इंसुलेटिंग लेयर होता है, मतलब वो हीट को बाहर नहीं निकलने देता, और यही इसका मेजर रोल है। इसका इम्यून सिस्टम में इतना रोल नहीं होता। अब अगर दूसरे फिजिकल बैरियर की बात की जाए, वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी होती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होती हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, जो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर इसोफेगस, स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन, इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो इस ट्रैक्ट में एक अंदर से लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देती। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, उसमें कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के चेन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाले पेप्टाइड्स होते हैं, और वो उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि आ रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, म्यूकस मेम्ब्रेन ने तो फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट किया, लेकिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था उसने केमिकल बैरियर की तरह एक्ट किया। उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ओवरऑल अगर देखेंगे तो जैसे भी कोई चीज़, एंट्री पॉइंट हमारे पास तीन है ना, एक तो स्किन, दूसरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तीसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन तीनों के ज़रिए कोई ना कोई चीज़ अंदर आ सकती है। अब इनके पास कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले माउथ में टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। वो टॉन्सिल्स जो लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे पहले किल करने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं। अगर वहाँ से बच गए तो वहाँ पे एक और भी चीज़ें होते हैं, जैसे सलाइवा में कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं, वो भी जो होते हैं मतलब रोल प्ले करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। वहाँ से बच गया तो गैस्ट्रिक एसिड जिसमें HCl पड़ा होता है वो उसको मारने की कोशिश करेगा। वहाँ से बच गया तो इलियम में जब आएगा तो वहाँ पे एक लिम्फाइड टिश्यू का झुकटा होता है जिसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। देखो ये हैं पेयर्स पैचेस। अब इन पेयर्स पैचेस का काम भी यही होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो आ रहे हैं उनको किल करें। इन पेयर्स पैचेस में कुछ सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, वो इनको किल करने में हेल्प करते हैं। अब अपेंडिक्स जो कि कोई काम का नहीं होता, लेकिन इसमें भी लिम्फाइड टिश्यू होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे इम्यूनिटी में। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है नोज़। नोज़ में क्या होता है, हेयर्स होते हैं। अब हेयर्स क्या करते हैं, उस डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। अब अगर कोई चीज़ बच के अंदर चली गई तो क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोजल लाइनिंग
एक ऐसे एपिथेलियम की बनी होती है जिसमें ये सीलिया होती हैं। अब इन सीलिया का क्या काम होता है? अब सबसे पहले क्या होगा कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर कोई आ गया तो वो म्यूकस की वजह से वहाँ पे फंस जाएगा। म्यूकस स्टिकी होता है तो उसमें फंस जाएगा। अब फंस तो गया लेकिन आगे कैसे जाए? फिर ये जो सीलिया होती हैं ये अपवर्ड मूवमेंट करा के इन फॉरेन पैथोजेंस को टुवर्ड्स द माउथ या टुवर्ड्स द नोज़ मूव कराते हैं ताकि वो जो हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल सकें। ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिलेटेड एपिथेलियम का रोल फिज़िकल बैरियर की तरह। अब अगर हम बात करें बायोकेमिकल बैरियर्स की तो सबसे पहले जो हमारे माउथ में बायोकेमिकल बैरियर पड़ा होता है वो होता है सलाइवा, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं मेनली लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद म्यूकस जो कि म्यूकस लाइनिंग जहाँ पे भी होती हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें गैस्ट्रिक जूस की जो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें HCl होता है जो कि एक ऐसा एसिड है जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें टीयर्स की तो टीयर्स में भी आंसू जो होते हैं उनमें भी लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि किल करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। उसके अलावा स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स की बात की जाए तो वो भी एक ऐसी सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एसिडिक होती है और उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने नहीं देती। ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।